आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है डेली न्यूज एनालिसिस के अंदर। आज 20 अगस्त 2022 है, शनिवार का दिन है। आज का एनालिसिस हम स्टार्ट करते हैं। तो आप आपकी स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि कल जन्माष्टमी का जब सेलिब्रेशन हो रहा था तो कुछ एक ऐसी इवेंट हो गई है कि जब ये हांडी फोड़ रहे थे तो ये फॉल कर गए हैं और इससे काफ़ी लोगों को इंजरी हुई है। महाराष्ट्र की घटना है ये, और इसमें 78 पार्टिसिपेंट्स थे और वो गोविंदाज बने हुए थे। फिर वहाँ से जब वो फॉल कर गए हैं तो इनको चोट लग गई है। नेक्स्ट हमारे सामने जो न्यूज़ है वो, चाइना कॉल्स फॉर इंडिया टू वर्क इन सेम डायरेक्शन टू रिस्टोर टाइज। तो कल हमने एक न्यूज़ पढ़ी थी जिसमें जयशंकर जो थे वो कुछ बोल रहे थे, ठीक है, इंडिया चाइना रिलेशनशिप को लेके। तो उसी के रिगार्डिंग अब चाइना की तरफ से कुछ कमेंट्स आई हैं, उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से कुछ बातें आई हैं। तो जयशंकर जी ने बोला था कि अभी जो रिलेशनशिप चल रहे हैं इंडिया और चाइना के बीच में काफ़ी स्ट्रेंड है, अच्छे रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। और यदि एशियन सेंचुरी हमको लेके आनी है, ठीक है, एशियन सेंचुरी मतलब कि एशिया का बोलबाला होगा, ऐसी सेंचुरी का क्रिएशन यदि हमें करना है तो चाइना और इंडिया को साथ में आना होगा, ठीक है। तो इन्हीं सभी बातों के ऊपर एक तरह से रेस्पॉन्ड किया है उनकी फॉरेन जो मिनिस्ट्री है उसने। और वहाँ पे जो फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक पर्सन जो है उन्होंने बोला है, चाइना एंड इंडिया आर टू एंशियंट सिविलाइजेशंस, दोनों काफ़ी पुरानी सिविलाइजेशन है, सभ्यताएं हैं। टू इमर्जिंग इकोनॉमीज भी हैं, टू बिग नेबर्स भी हैं। वी हैव फार मोर कॉमन इंटरेस्ट देन डिफरेंसेज। तो कुछ हारमनी जैसी बातें यहाँ पे चल रही है कि हारमनी होनी चाहिए कंट्री में, कलेक्टिव वे में आगे बढ़ना चाहिए, इस तरीके की बातें तो हो रही हैं, है ना। ये रेस्पॉन्स आया है जयशंकर जी की कमेंट्स के लिए चाइना की तरफ से। बोथ साइड्स हैड द विजडम एंड कैपेबिलिटी टू रिनफोर्स ईच अदर बेटर देन वियर ईच अदर डाउन। तो एक दूसरे को नीचे करने की तुलना में यदि एक दूसरे का समर्थन करते हुए आगे बढ़ा जाए तो काफ़ी अच्छी तरह से एशियन एरा आ सकता है, ठीक है। इस तरीके की बात, एशियन सेंचुरी आ सकती है, इसकी बात हो रही है। ओके, अब नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम चलते हैं। जो अगली न्यूज़ है वो है इंडियन टीम डेलिबरेटिंग ऑन ओशियन डाइवर्सिटी पैक्ट। तो ये न्यूज़ है किस चीज़ से रिगार्डिंग, कि जो ओशियन डाइवर्सिटी है उसके रिगार्डिंग ये न्यूज़ है। ए की एस्पेक्ट ऑफ एग्रीमेंट इज डिसाइडिंग ऑन राइट्स ऑफ कंपनीज दैट अंडरटेक एक्सप्लोरेशन फॉर मरीन रिसोर्सेज। तो आपको पता है कि अभी हमारी भी ब्लू इकोनॉमी है। हमने रिसेंटली ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी इंडिया ने रिलीज़ की है। ब्लू से नाम से पता चल रहा है कि ओशियंस के रिगार्डिंग ये इकोनॉमी की ये पॉलिसी होगी जिसमें हमको एक्सप्लोरेशन करना है ओशियंस के अंदर, क्योंकि हमारा काफ़ी बड़ा एक कोस्टल मतलब कि लाइन है और काफ़ी सारा कोस्टल एरिया भी हमारे पास में है। तो हमने 4,000 करोड़ का एक प्रोग्राम भी स्टार्ट किया है इंडिया ने खुद ने 5 ईयर्स के टर्म्स पे, जिसमें कि हम एक्सप्लोरेशन वगैरह इन सब कुछ करेंगे, बायो प्रोस्पेक्टिंग वगैरह करेंगे। अब यहाँ पे एक वर्ड है बायो प्रोस्पेक्टिंग, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका मतलब क्या होता है। तो डीप सी मिशंस वगैरह करेंगे और फिर फ्लोरा और फोना वहाँ पे जो भी होता है, माइक्रोब्स जो है उनका क्या यूटिलाइजेशन हो सकता है ह्यूमन वेलफेयर में, ठीक है। तो उसमें ही ये बात चल रही है। तो ये जो पैक्ट हो रहा है एक तरह से, इसमें ये इंश्योर करने की बात चल रही है कि जो भी मरीन जो प्रोडक्ट्स है या फिर हम जब इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे जो कि सभी कंट्री अभी कर रही हैं, तो उस टाइम पे सस्टेनेबिलिटी का भी ध्यान रखा जाए, इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखा जाए। तो डेलीगेशन फ्रॉम इंडिया अभी ये यूएन के यहाँ पे गए हुए हैं, न्यूयॉर्क के अंदर चल रही है, ठीक है। और डेलिब्रेटेड ऑन ए वन ऑफ इट्स काइंड एग्रीमेंट टू कंजर्व मरीन बायोडाइवर्सिटी, है ना। तो उसके रिगार्डिंग ये अभी मीटिंग हुई है। यहाँ पे अभी देख लो, द हाई सीज कंप्राइज 45% ऑफ द अर्थ सर्फेस। हाई सी जो होता है 45% अर्थ सर्फेस को कवर करता है, इस चीज़ को ध्यान रखना। यूएन क्लॉज के बारे में ध्यान रखना है आपको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉ है एक, ठीक है, जो कि क्या है इसके बारे में हमने पहले भी बात की है। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, है ना। तो ये क्या एक तरीके का इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि 1982 में आया था, ठीक है। इसके बारे में और आपको जाके पढ़ लेना है। तो द एग्रीमेंट जो अभी रिसेंटली एग्रीमेंट इसमें हो रहा है इस न्यूज़ के अंदर, उसमें क्या है, द एग्रीमेंट फॉलोज ए रेजोल्यूशन बाय यूएन जनरल असेंबली इन मई एंड इज एक्सपेक्टेड टू बी फाइनल इन द, कब हो जाएगा फाइनल ये, इन सीरीज सेट इन मोशन सिंस 2018 टू ड्राफ्ट एंड, मतलब कुल मिला के उसी के रिगार्डिंग है ये भी आपको, है ना। और ये यूएन क्लॉज जो था वो 1982 का था, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। मैंने ब्लू इकोनॉमी जो इंडिया की है उसके बारे में आपको बता दिया है, ठीक है। और इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आती है तो वो यही है कि जेनेटिकल इंजीनियरिंग करके बायोटेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करते हुए मरीन जो भी हमें प्रोडक्ट मिलेंगे, वर्ल्ड वाइड ये कोशिश की जा रही है कि वहाँ से कुछ यूनिक चीज़ें मिल सकती हैं और उनको अच्छे से यूटिलाइज करते हुए वैक्सीन वगैरह वगैरह बनाने में और मेडिसिन वगैरह बनाने में और अलग टाइप ऑफ वेलफेयर्स के अंदर उन सब चीज़ों को उपयोग में लिया जा सके। एनर्जी
कि डिमांड को भी वहाँ से फुलफ़िल किया जा सके। ठीक है, जैसे कि आपको पता है बहुत मतलब कि अभी काफ़ी रिसर्च चल रहा है मेथेन हाइड्रेट के ऊपर, जो कि ओशियंस में पाए जाने की संभावना है। ठीक है, इंडियन ओशियंस में उसके भंडार होने की संभावना है, तो वो भी एक्सप्लोरेशन अलग से एक चल रहा है। लेकिन अभी यहाँ पे जो बात चल रही है वो बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने की बात चल रही है। मतलब जो भी आपको एक्सप्लोरेशन करना है, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो जाने वाली हैं, तो वो एक्सप्लोरेशन को जब करें तो एक्सप्लोरेशन में वो सस्टेनेबिलिटी का भी ध्यान रखें। और साथ में कुछ चीज़ें और भी हैं। और किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जब बड़ी बड़ी कंपनियां एक्सप्लोरेशन करेंगी, वहाँ से जो भी इनको एक्सट्रैक्शन होगा, जो भी मिलेगा, उसका एक शेयर रॉयल्टी के तौर पे भी दिया जाना चाहिए। उसके रिगार्डिंग भी बात चल रही है, क्योंकि ये जो है कॉमन हेरिटेज है, एक तरह से हम बोल सकते हैं कॉमन रिसोर्सेज है मैनकाइंड के। तो ऐसा नहीं है किसी की मोनोपोली इस पे हो जाए। तो उन सब चीज़ों को डिसाइड करने के लिए ही मतलब ये अभी जो है यूएन के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर हमारा जो डेलीगेशन है वो गया हुआ है। ठीक है, तो इंडिया टीम डेलिब्रेटिंग ऑन ओशियन डाइवर्सिटी पैक्ट, तो ये न्यूज़ के अंदर सब कुछ ही था। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी काम की न्यूज़ है जिसको आप मेंस में भी यूटिलाइज कर सकते हो। नेक्स्ट न्यूज़ पे हम चलते हैं। अप्रैल से जुलाई का जो क्वार्टर है, जो कि फर्स्ट क्वार्टर है इस साल का, ठीक है, उसमें 6.4% का क्या हुआ है, राइज हुआ है गोल्ड के इंपोर्ट के अंदर। ये है $13 बिलियन का गोल्ड इंपोर्ट किया गया है इंडिया के द्वारा। ठीक है, इस फर्स्ट क्वार्टर के अंदर $13 बिलियन को यदि हम रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं, तो यदि हम $1 बिलियन इक्वल टू 7500 करोड़ होते हैं, तो अराउंड आपको इसको काउंट करने के लिए जाओगे तो ये अराउंड 1 लाख करोड़ ही पहुंच जाएगा। ठीक है, तो 1 लाख करोड़ के आसपास का इतने रुपए का हमारे यहाँ पे गोल्ड का इंपोर्ट हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट है ना। तो ये जो 4 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर ये इंपोर्ट हुआ है, अप्रैल से लेकर जुलाई तक, फर्स्ट क्वार्टर के अंदर। हालांकि जो लास्ट मंथ रहा जुलाई वाला इसमें से, उसमें काफ़ी मतलब गिरावट आई है इंपोर्ट के अंदर। 14.6% का शार्प गिरावट आई है, लेकिन फिर भी ओवरऑल देखा जाए तो इतना इंपोर्ट हमने कर लिया है। इससे होता क्या है, इससे हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है ना, उसमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बहुत बड़े इंपोर्टर हैं। साथ ही साथ में हम इंपोर्टर हैं, तो गोल्ड का भी हमने इंपोर्ट किया। मैंने बता ही दिया कि पिछले 3 महीने में सॉरी, एक क्वार्टर में कितना हमने इंपोर्ट किया है। तो इससे प्रॉब्लम ये होती है कि हमारा जो बैलेंस ऑफ, जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है, वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो ट्रेड डेफिसिट होता क्या है, तो व्हाट इज ट्रेड डेफिसिट। तो देखो डेफिसिट होता क्या है, मान लो कि आपके जो एक्सपोर्ट हैं वो आपके इंपोर्ट से ज़्यादा हैं। ठीक है, यदि आपके, देखो यहाँ पे उल्टा है लेकिन ये भारी हो रहा है, मतलब ये ज़्यादा है। यदि आपके इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं आपके एक्सपोर्ट्स से, तो आपका डेफिसिट होगा, सिंपल सी बात है। और यदि उल्टा है तो आपका सरप्लस होगा। इंडिया के साथ जनरली करंट अकाउंट डेफिसिट ही हम फेस करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे इंपोर्ट्स ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू एक्सपोर्ट के। अब दो टाइप का एक्सपोर्ट होता है, तो मर्केंटाइल एक्सपोर्ट होता है, एक सर्विस एक्सपोर्ट होता है। तो आपको बताना है कि हमारा मर्केंटाइल एक्सपोर्ट कितना है और सर्विस एक्सपोर्ट कितना है। मर्केंटाइल एक्सपोर्ट बताना है कि $400 बिलियन है या फिर उससे ज़्यादा हो चुका है। सर्विस एक्सपोर्ट बताना है $180 बिलियन है या उसके आसपास है या ज़्यादा है। इसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम चलते हैं। अब ये जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है, पुराने जो वर्डिक्ट्स आए हैं विल होल्ड एस इन गुड, है ना। बिल्किस जो केस है उसके, बिल्किस बानो वाला जो केस है उसके रिगार्डिंग ये यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि रिसेंटली हुआ क्या है, रिमीशन दिया गया है बिल्किस बानो वाले केस में। जो 11 कन्विक्ट थे उनको रिमीशन प्रोवाइड किया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल आया हुआ है। इट वाज रिसेंटली एज इन अप्रैल दैट द कोर्ट हैड सेड दैट द स्टेट कैन नॉट एक्सरसाइज इट्स रिमीशन पावर आर्बिट्रेरली। तो मतलब कोर्ट ने बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने, कि आर्बिट्रेरली स्टेट अपनी जो रिमीशन की पावर को यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। जैसे रिसेंटली अभी हुआ है और काफ़ी कंट्रोवर्शियल चल रहा है, जो रिमीशन प्रोवाइड किया गया है गुजरात के द्वारा, मतलब कि 11 जो कन्विक्ट्स हैं बिल्किस बानो केस में उसको। तो बिल्किस बानो केस का आपको पता है कि गुजरात के रिवॉर्ड्स हुए थे 2002 के। ठीक है, उस टाइम पे इनके साथ ऊपर एट्रोसिटीज़ की गई थी बिल्किस बानो के ऊपर, है ना, और इनका रेप हुआ था, बताते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जब बाद में फाइनली जब कोर्ट में इन्वेस्टिगेशन सब कुछ हुआ, तो फाइनल में जाके कन्विक्ट पाया गया और उनको सज़ा दी गई, तो उसका रिमिशन अभी हुआ है उस सज़ा का। तो यहाँ पे बात ये आ रही है कि जब रिमिशन प्रोवाइड किया जा रहा है तो उसका कुछ अंडर, मतलब उसके पीछे कोई रीज़न होना चाहिए, और दैट इज़ ऑल्सो नॉट बी लाइक आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए वो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, कोर्ट हैज़ सेड द दैट रिमिशन शुड नॉट अंडर माइन द नेचर ऑफ क्राइम कमिटेड। ठीक है, तो प्रोपोर्शनलिटी वगैरह सब चीज़ों को देखना है, रेशनलिटी को देखना है, लॉजिकली होना चाहिए वो। इस तरह से किसी भी आर्बिट्रेरी ग्राउंड के ऊपर रिमिशन यदि प्रोवाइड किया जा रहा है एंड हीनियस क्राइम्स ऑल्सो, तो दैट इज़ नॉट करेक्ट।
ये यहाँ पे कोट बोलना चाह रहा है और यहाँ पे यही बताया जा रहा है। तो ये इसके रिगार्डिंग एक फर्दर हम आर्टिकल भी देखेंगे, एडिटोरियल भी आने वाला है, तो उसको भी हम चेक करेंगे। तो ये बिल्किस जो 20 ईयर्स, द अपेक्स कोर्ट हैड नोटेड दैट द देन 20 ईयर्स ओल्ड, उस टाइम पे इनकी एज 20 ईयर्स थी और प्रेग्नेंट थी बिल्किस। उस टाइम पे रिपीटेडली इनके साथ गैंग रेप किया गया और साथ में इनकी जो एक 3 ईयर्स ओल्ड, जो 3.5 ईयर्स ओल्ड डॉटर थी, उनको भी मार दिया गया। तो और काफ़ी सारी एट्रोसिटीज़ हुई उनके परिवार के ऊपर भी, और फिर बाद में पूरी तरह से वो ऑर्फन हो गई और नॉमेड बन गई। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर एट्रोसिटीज़ हुई। तो जो क्राइम था वो काफ़ी ज़्यादा हीनियस था, और ऐसी कंडीशन के अंदर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इस तरह से कन्विक्ट्स को रिमिशन प्रोवाइड करना ऑन किस ग्राउंड के ऊपर दिया गया है, उसके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। और काफ़ी सारी जो सिविल राइट्स ग्रुप्स हैं वो इसको सवाल को आगे लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी अप्रैल 2022 के अंदर ही जो हमारे अपेक्स कोर्ट है, मतलब सुप्रीम कोर्ट में जो DY चंद्रचूड़ जो थे हमारे जस्टिस, उन्होंने बोला था स्टेट कैन नॉट एक्सरसाइज इट्स रिमिशन पावर आर्बिट्रेरली स्टेट अपने रिमिशन पावर को यूटिलाइज नहीं कर सकता है। ठीक है, ये सब कुछ इसमें यहाँ पे बताया हुआ है, ये कवर हो गया। ठीक है, ओके, नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर अब हम चलते हैं। तो विनबैक्स जो एक्सरसाइज चल रही है वो किसके बीच में है? वियतनाम इंडिया बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज है ये। ठीक है, अभी क्यों न्यूज़ में है ये? वियतनाम इंडिया बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज विनबैक्स 2022 कंक्लूडेड एट, कहाँ पे कंक्लूड हुई है ये? हरियाणा के अंदर, याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। चंडी मंदिर हरियाणा में। ठीक है, द एक्सरसाइज ना कमेंस ऑन 1 अगस्त, 1 अगस्त को स्टार्ट हुई थी, और उसका फोकस था डिप्लॉयमेंट ऑफ आर्मी इंजीनियर एंड मेडिकल टीम्स इन UN पीस कीपिंग ऑपरेशंस। तो UN पीस कीपिंग ऑपरेशंस के अंदर जो आर्मी इंजीनियर्स और मेडिकल टीम्स हैं उनका डिप्लॉयमेंट के रिगार्डिंग भी मतलब इसमें चीज़ें हुई हैं, मतलब उसको भी सीखा गया है यहाँ पे, एक तरह से हम बोल सकते हैं। तो UN पीस कीपिंग फोर्स के बारे में आपको बताना है कि वो कौन सी कंट्री है जो UN पीस कीपिंग फोर्स के अंदर अपनी सबसे ज़्यादा फोर्स भेजती है, और इंडिया का पार्टिसिपेशन कितना % है, ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और ये देखा गया है कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज या फिर डेवलपिंग कंट्रीज ज़्यादा भेजती हैं अपनी सैनिकों को वहाँ पे, ऐसा क्यों है, ये फिनोमिना क्यों पाया जाता है, इसके बारे में भी आपको बताना है। ठीक है, बाद में इट एम्स टू स्ट्रेंथन द म्यूचुअल कॉन्फिडेंस। तो ये जो वियतनाम और इंडिया के बीच में बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज हुई है, इसका एम है स्ट्रेंथन करना म्यूचुअल कॉन्फिडेंस को, इंटर ऑपरेटिबिलिटी को इंश्योर करना। हर एक्सरसाइज के अंदर ये तो होते ही हैं एम, तो आप इनको कॉमन एम मान सकते हो ना। इनेबल करना शेयरिंग ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस को बिटवीन इंडियन आर्मी एंड वियतनाम पीपल्स आर्मी। इट वॉज द फर्स्ट टाइम एवर दैट द वियतनाम पीपल्स आर्मी VPA वॉज अंडरटेकिंग ए फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज विद एनी फॉरेन आर्मी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर अब हम चलते हैं, निदान पोर्टल। तो निदान पोर्टल क्या है? तो इसको अच्छे से आपकी फुल फॉर्म भी इसकी आपकी याद रखनी है, क्योंकि आ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में आने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा हैं, तो इसको आपको ध्यान देना है। निदान नेशनल इंटीग्रेटेड डाटाबेस ऑन अरेस्टेड नार्को ऑफेंडर्स। तो जो नार्को ऑफेंडर्स है, जिन्होंने नार्कोटिक्स का ऑफेंस किया है, उनके रिगार्डिंग पूरा एक इंटीग्रेटेड डाटाबेस उनका बनाया जा रहा है, जिसे निदान बोला गया है। ठीक है, और ये ऑपरेशनलाइज कर दिया गया है। ठीक है, देखो ये इसकी वेबसाइट हो गई, क्रिएटेड इन कॉर्पोरेशन विद ICJS बाई NCB ऑन डायरेक्शन ऑफ MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। एक्सेस टू बी गिवन टू DLEAS इंटीग्रेटेड विद NCORD पोर्टल। डिटेल्स अवेलेबल है ना, जो उनके डिटेल्स होंगे, फोटोग्राफ होंगे उनके, ठीक है, और जुडिशियल क्रिमिनल रिकॉर्ड्स होंगे। डाटा कंपाइल्ड फ्रॉम एलिएज एंड प्रिजन्स ऑल्सो इंक्लूडेड प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स डाटा ऑफ NCB। तो ये सब चीज़ें हैं निदान। ठीक है, अबाउट निदान देखा जाए तो ये अपने आप में एक फर्स्ट काइंड ऑफ क्या है, इट्स इट्स काइंड डाटाबेस फॉर डाटा ऑन ऑल अरेस्टेड नार्कोटिक्स रिलेटेड ऑफेंडर्स। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कुछ, है ना। ये डेवलप कैसे के द्वारा किया गया, तो ये क्वेश्चन बन सकता है, इसमें थोड़ा मतलब ट्रिक खेली जा सकती है, तो आपको याद रखना है। पहली तो इसमें जो यूनिट है, पहली जो बॉडी है जो इन्वॉल्व हो रही है, नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो है, डेवलप्ड बाई नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो। द पोर्टल विल श्योर्स इट्स डाटा फ्रॉम, डाटा कहाँ कहाँ से लेगा ये? इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से लेगा, ICJS से, ई प्रिजन CCTNS। ये क्या है CCTNS के बारे में बताना आपको फुल फॉर्म, यहाँ से मतलब डाटा कलेक्ट करेगा। इसके अलावा अर्लियर इट वाज पार्ट ऑफ द NCORD पोर्टल। तो पहले NCORD पोर्टल का पार्ट था, और NCORD की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, वो भी आपको बतानी है। नार्कोटिक कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म जो है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि NCB ने बनाया है, और ये पूरा किस लिए है, डाटाबेस वगैरह, ये सब चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर चलते हैं अब हम। तो नेक्स्ट हमारे सामने जो है वो है एडिटोरियल है। तो एडिटोरियल जो बहुत दिनों से लाइमलाइट में चल रहा है फ्री बीज के ऊपर, ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग एडिटोरियल आया है, एंड दिस एसिमेट्रिकल कॉन्फ्लिक्ट ओवर फ्री बीज। तो जुडिशरी मूव टू स्टडी द इशू कुड इम्पैक्ट द इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ स्टेट्स
एंड द आइडिया ऑफ इंडिया। तो ये ऐसा बताया जा रहा है कि जो जुडिशरी ने अभी बोला है कि हम स्टडी करेंगे, हमने एक्सपर्ट कमेटी बनाई है और हम देखें कि फ्री बीज कितनी रिलीवेंट है और कितनी रिलीवेंट नहीं है, फ्री बीज होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। तो ये बताया जा रहा है कि ऐसा किया जाना भी अपने आप में क्या है, एक तरह से जो इकोनॉमिक फ्रीडम है स्टेट्स की उसको कर्टेल करना है या उसके ऊपर मतलब कि प्रहार करना है और आइडिया ऑफ इंडिया पर प्रहार करना है। ठीक है, तो ये है क्या, ये क्यों ऐसा बोल रहे हैं देख लेते हैं हम पूरा, है ना, अच्छे से। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो समझना पड़ेगा कि फ्री बीज होती क्या है। ठीक है, तो फ्री बीज के बारे में जब हम बात करते हैं तो इशू है वो बाउंस बैक कर रहा है बार बार। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 3 अगस्त 2022 को रिकमेंडेशन दी एक एक्सपर्ट कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए। ठीक है, जिसमें रिप्रेजेंटेटिव्स कहाँ से होंगे, जिन लोगों को बेनिफिट मिलता है वहाँ से भी होंगे, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के लोग भी होंगे, फाइनेंस कमीशन भी होगा। ठीक है, और फाइनेंस कमीशन को इस तरह से एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को इस तरह से दिशा निर्देश दिया जाना, मतलब इस तरह से बोलना इस तरीके की चीज़ों के लिए थोड़ा सा अजीब है। ठीक है, और ओके बट सुप्रीम कोर्ट है ना। नीति आयोग और इन सभी के लोग इसमें होंगे जो कि कंबाइंड कमेटी बनाई जाएगी और फिर वो पूरी तरह से फ्री बीज को स्टडी करेगी, ऐसा मतलब कि बोला गया है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अगर रिकमेंडेशन दी है ऐसी, है ना, गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन दी है, तो कॉन्स्टिट्यूट एन एक्सपर्ट कमेटी, गवर्नमेंट को बोला गया था। तो फ्री बीज होता क्या है, फ्री बीज वर्सेज मेरिट गुड की जब बात करते हैं हम, है ना, तो देखो ये फ्री बीज है और ये मेरिट गुड है। तो मेरिट गुड्स की बात की जाए तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लाइक मेट्रोज, लाइक पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिस भी तरीके का होता है जिसमें कि एक तरह से आप सब्सिडी पे ट्रांसपोर्टेशन करवाते हो, क्योंकि जो कॉस्ट होती है वो काफ़ी हद तक विदाउट गवर्नमेंट के द्वारा भी वहन की जाती है ना, या फिर क्रॉस सब्सिडाइजेशन हम बोल सकते हैं, हो सकता है जैसे रेलवे में होता है कि जो फेयर होता है उसकी प्राइस एज कम रखी जाती है और जो मतलब कि माल ढोया जाता है, गुड्स होता है, उसके ऊपर ज़्यादा लगाया जाता है, तो ऐसे क्रॉस सब्सिडाइजेशन हो जाता है एक तरह से ना। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ये सभी मेरिट गुड है। स्टेट्स सपोर्ट फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ, स्पेंडिंग टुवर्ड्स द सस्टेनेबल ग्रोथ, स्पेंडिंग अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, एक्सपेंडिचर ऑन मोर इफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो ये सभी मेरिट गुड हैं, है ना। फ्रीबीज वर्सेज मेरिट गुड्स को हम देख रहे हैं। और यदि फ्रीबीज की बात की जाए, फ्री पावर दे दिया, फ्री वाटर दे दिया, फ्री कंजम्पशन ऑफ गुड्स, कंजम्पशन के लिए गुड दे दिए, फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट दे दिया, एकदम ही फ्री कर दिया ना। यहाँ पे तो मतलब इफिशिएंट है वहाँ पे फ्री कर दिया, यहाँ पे कम पैसों में है वहाँ पे फ्री कर दिया। ठीक है, ओके। उसके बाद फ्री लॉन वेवियर्स, है ना, लॉन वेवर, और उसके बाद वेवर ऑफ पेंडिंग यूटिलिटी बिल्स, तो ये सब चीज़ें। और यहाँ पे ये क्या है, मेरिट गुड्स में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वगैरह काफ़ी इफेक्टिवली प्रोवाइड करवाना, और जिसमें कि ज़्यादा बर्डन भी ना आए लोगों के ऊपर। तो ये पूरी तरह से फ्री नहीं है, इसमें आपको कुछ पे करना है, बट फिर भी मतलब कि इफ़िशिएंट सिस्टम है पूरा, है ना, जो आपको प्रोवाइड किया गया है, एक इको सिस्टम प्रोवाइड किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, है ना। तो ये तो मेरिट गुड्स हो गए और ये फ्री बीज हो गए। हम नेक्स्ट न्यूज़ पे आगे चलते हैं, इसी में हम फ्री बीज वाले इशू को देख रहे हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कोर्ट सीम्स टू, है ना, क्या कर रहा है कोर्ट कि फ्री बीज स्ट्रेस, जस्ट अ मिनट, ओके, सो कोर्ट सीम्स टू टो द लाइन ऑफ क्रिटिक्स दैट फ्री बीज स्ट्रेस स्टेट एक्सचेकर्स ड्राइंग दैम इन डेट ट्रैप्स। तो ऐसा बताया जा रहा है कि भाई उन्हीं लाइन्स को फॉलो कर रहा है सुप्रीम कोर्ट कि भाई इसकी वजह से स्टेट एक्सचेकर खत्म होते हैं और डेट बढ़ता है, और मिस यूज ऑफ लाइक लोगों के पैसे जो इनकम टैक्स वगैरह और डिफरेंट काइंड ऑफ द टैक्सेस पे करते हैं, जिससे स्टेट एक्सचेकर फुलफिल होता है, उसका मिस यूज है एक तरह से, ऐसे बोल सकते हैं। तो उन्हीं टॉक कर रहा है, उन्हीं लाइन्स को कोर्ट, ऐसा बता रहा है यहाँ पे राइटर। ठीक है, ऑन अदर हैंड्स दोज इन फेवर ऑफ फ्री बीज, तो जो लोग अपोज में है फ्री बीज के वो तो इस तरह से बोल रहे हैं, है ना, और कोर्ट उन लाइन्स को टो कर रहा है। इसी तरह से जो लोग फेवर में हैं फ्री बीज के वो बोलते हैं कि सोसाइटी का इतना स्ट्रेटिफिकेशन हो चुका है, स्ट्रेटिफाइड हो चुकी है सोसाइटी, इतना वास्ट और इतना ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है। ठीक है, और डिफरेंट फॉर्म्स लाइक बहुत तरीके से भेदभाव होने लगा है, मार्जिनलाइजेशन हो चुका है, जो लोअर तबका है उसका बहुत ज़्यादा, और विक्टिमाइजेशन हो रहा है उनका। तो ऐसी कंडीशन के अंदर सोशल वेलफेयर मीजर्स बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। तो जिसको कि सोशल जो वेलफेयर मीजर्स है उनको आप रिडिक्यूल कर रहे हो एक तरीके से फ्री बीज बोल के, तो फ्री बीज जरूरी है। जो वो स्ट्रेटिफिकेशन हो चुका है, जो डिफरेंस बच चुका है, जो खाई बन चुकी है, उसको पाटने के लिए, उसको कम करने के लिए, ठीक है, उसके लिए एक्चुअली में ज़रूरी है क्या, सोशल वेलफेयर मीजर्स, जिसको कि आप रेडिक्यूल कर रहे हो विद सेइंग फ्री बीज। तो दिस इज नॉट करेक्ट। तो ये मानना है जो सपोर्टर्स है फ्री बीज के, वो उन लोगों का। ओके, तो न्यू लिबरल जब इकोनॉमी चल रही है, तो न्यू लिबरल का मतलब क्या होता है कि आप मार्केट फोर्सेज को काफ़ी हद तक फ्री कर देते हो। फ्री नहीं करते हो, कुछ पॉजिटिव इंसेंटिव्स भी देते हो कभी कभी ना। लिबरल जैसे एलपीजी रिफॉर्म्स जब आए तो लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन में आपने क्या किया कि मार्केट को काफ़ी हद तक फ्री कर दिया। बट यदि आप मार्केट को फ्री करने के साथ कुछ पॉजिटिव इंटरवेंशन भी करते हो इन फेवर ऑफ मार्केट,
तो दैट इज समवेयर कॉल्ड एज नियो लिबरलिज्म। तो नियो लिबरलिज्म की जो पॉलिसीज आई है उसके बाद में जैसे इसमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के ऊपर काम चल रहा है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का क्रिएशन किया जा रहा है, मतलब इकोसिस्टम प्रोवाइड किया जा रहा है उनको सभी को, प्राइवेट फील्ड्स को, प्राइवेट सेक्टर को, बायोटेक्नोलॉजिकल पार्क्स बन रहे हैं। तो ये सभी क्या होते हैं एक तरीके से, और फिर इनको टैक्स हॉलीडेज वगैरह दिया जाता है, बहुत सारी डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंसेंटिव दिए जाते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स को भी काफ़ी कम कर दिया जाता है, कम कर दिया गया है। तो इन सभी चीज़ों के थ्रू क्या कोशिश की जा रही है कि ट्रिकल डाउन ऑफ इकोनॉमिक्स किया जाए, ठीक है। और ट्रिकल डाउन ऑफ इकोनॉमिक्स मतलब कि नीचे के सेक्टर्स पे इस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ेगा, इस चीज़ को इंश्योर करने की बात चल रही है यहाँ पे, है ना, इन सब चीज़ों के थ्रू। तो लेकिन हो क्या रहा है, फिर भी ऐसा करने की कोशिश गवर्नमेंट की है कि इस तरह से किया जाए, लेकिन इन सब चीज़ों की वजह से इनइक्वलिटी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, क्योंकि आपको पता है कि कैपिटलिज्म को ये सब चीज़ें सपोर्ट करती हैं, और कैपिटलिज्म को सपोर्ट होने की वजह से इनइक्वलिटी काफ़ी हद तक बढ़ रही है। टॉप 1% के पास बताते हैं इंडियंस के पास 22% ऑफ टोटल नेशनल इनकम है 2021 के अंदर। टोटल नेशनल इनकम ऑफ कंट्री की जो है उसमें टॉप 1% लोगों के पास 22% शेयर है इनकम का 2021 के अंदर। वहीं पे टॉप 10% के पास 50.7% जो है इनकम है। और फिर दूसरे जब रिसर्च किए गए, वर्ल्ड इनइक्वलिटी क्लास कास्ट इन इंडिया 1961 टू 2012 स्टेट्स दैट इंडिया अपर कास्ट, अब मतलब एक दूसरी टाइप की स्टडी है ये, वेल्थ इनइक्वलिटी क्लास एंड कास्ट इन इंडिया, ये जो स्टडी हुई है, ये जो रिसर्च हुआ है, रिसर्च पेपर, इसमें बताया गया है इंडियाज अपर कास्ट हाउस होल्ड्स अर्न अराउंड या फिर नियरली 47% मोर देन द नेशनल एवरेज एनुअल हाउस होल्ड इनकम। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़ निकल के आ रही है सामने यहाँ पे। उसके बाद इंडिया वन ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिकली एंड सोशली स्ट्रेटिफाइड कंट्रीज इन द वर्ल्ड। फर्दर 93% ऑफ द टॉप कॉर्पोरेट बोर्ड मेंबर्स एंड 61.8 ऑफ द माइक्रो एमएसएमई मतलब आर ऑन्ड बाय द अपर कास्ट। दोबारा देखो एक पॉइंट और ये निकल के आ रहा है, एमएसएमई डाटा मार्च 31 के हिसाब से ये निकल के आ रहा है कि 93% जो है टॉप जो बोर्ड मेंबर्स है, कॉर्पोरेट बोर्ड मेंबर्स है, और 61.8% इन एमएसएमई, ये क्या है, ऑन्ड बाई अपर कास्ट। तो ये बताया गया है। बाद में डिफरेंशियल टैक्स बर्डन, तो टैक्स बर्डन भी डिफरेंशियल मतलब यूनियन गवर्नमेंट सीम्स टू रिलाई मोर ऑन इनडायरेक्ट टैक्सेज, इनडायरेक्ट टैक्सेज के ऊपर ज़्यादा रिलाई कर रही है गवर्नमेंट, ठीक है, देन, है ना, जो टैक्सेज होते हैं डायरेक्ट टैक्सेज होते होंगे उनकी तुलना में इनडायरेक्ट टैक्सेज के ऊपर ज़्यादा रिलाई कर रही है। ओके, हाँ, तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि डायरेक्ट टैक्स जो है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है जो इनडायरेक्टली लिया जाता है, लाइक जीएसटी का कलेक्शन होना, जो आप सामान कंज्यूम कर रहे हो उस पर जो आपसे टैक्स लिया जा रहा है। डायरेक्ट टैक्स की हम बात करते हैं तो जो कॉर्पोरेट से लिया जा रहा है, ठीक है, तो वो टैक्स हो गया। और दूसरा जो इंडिविजुअल से लिया जा रहा है टैक्स, है ना, इनकम टैक्स हो गया। तो चलो इंडिविजुअल को तो हटा दो, कॉर्पोरेट टैक्स के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं कर रही है ना, मतलब इस टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस को ज़्यादा बढ़ा रही है, मतलब जीएसटी के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही है। जबकि आपको टैक्स अभी स्टेटस पता हो टैक्स कलेक्शन का, तो 1-2 साल पहले का मैं बता देता हूँ, 7 लाख करोड़ का कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन है, लगभग 7 लाख करोड़ का इनकम टैक्स का कलेक्शन इंडिया के अंदर, लगभग 7 लाख करोड़ का ही जीएसटी था जो बढ़ रहा है। अब पता है अब जीएसटी बढ़ते बढ़ते 12-13 लाख करोड़ तक पहुँचने की संभावना आसानी से है ना, तो और भी ज़्यादा हो जाएगा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये जो, जस्ट ए मिनट, तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेज हैं इनके ऊपर गवर्नमेंट ज़्यादा फोकस कर रही है, और इनडायरेक्ट टैक्सेज की सीधी मार होती है गरीब लोगों पे, क्योंकि जीएसटी तो हर किसी को भरना है ना, यदि कोई भी कुछ भी चीज़ें खरीदने के लिए जा रहा है तो। और जो कॉर्पोरेट टैक्स है और इनकम टैक्स, चलो इसको हटा भी दो एक बार के लिए, इनकम टैक्स को, जो कॉर्पोरेट टैक्स है इनके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं है। तो ये भी मतलब एक मतलब नेगेटिव पॉइंट है, यदि आप समझ पा रहे हैं तो, क्योंकि साफ है, इससे स्पष्ट है एकदम कि इससे ज़्यादा जो बर्डन आ रहा है वो आ रहा है मिडिल क्लास के ऊपर, लोअर क्लास के ऊपर, जनरल पब्लिक के ऊपर, जब इनडायरेक्ट टैक्सेज का कलेक्शन बढ़ रहा है और गवर्नमेंट का इस पर फोकस बढ़ रहा है, तो जो कि गलत है, ठीक है, जो कि सही नहीं माना जा रहा है, उससे लोगों के ऊपर बर्डन आएगा ज़्यादा। फॉर एग्जांपल अभी क्या हो रहा है कि तमिलनाडु गवर्नमेंट, मतलब फ्री बीज वगैरह की बात चल रही है दोबारा से ना, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने फ्री बस पास प्रोवाइड किया है वुमेंस को, हैज़ नॉट ओनली सेव्ड, मतलब पॉजिटिव पॉइंट बता रहे हैं कि फ्री बीज के पॉजिटिव पॉइंट क्या है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ है वुमेंस को, है ना। इसी तरह से फ्री मिड डे मील जो मिलता है नाउ एक्सटेंडेड टू फ्री ब्रेकफास्ट तक, उसने भी काफ़ी इंक्रीज़ किया है, सोशल बैकवर्डनेस जो थी उसको दूर किया है, बच्चों ने को अपने बच्चों को स्कूल भेजना चालू किया, तो ये भी फ्री बीज का कितना बड़ा बेनिफिट है, ठीक है। उसके बाद बताते हैं कि और भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्री बीज हैं, है ना। हम देखते हैं फिजिकल फेडरल सेटअप, तो फिजिकल फेडरल सेटअप को भी छोड़ो, हम ये देखते हैं बाद में एक क्या बताया गया है इसके अंदर कि सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का कोई केस है जिसमें कि कोर्ट ने डिसमिस कर दिया था कि एक स्कीम चलाई थी गवर्नमेंट ने, क्या स्कीम थी कि भाई कलर टेलीविज़न, मिक्सर ग्राइंडर, लैपटॉप वगैरह हम सब प्रोवाइड करेंगे। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बोला था, द कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस काइंड ऑफ द गिफ्ट
ये डीपीएसपी को लागू करना ही है एक तरीके से। क्या गलत है इसमें, आप ना आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया था, जो उसके खिलाफ पिटीशन गई थी, है ना, इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के खिलाफ जो पिटीशन गई थी। तो इससे भी कोर्ट ने उस टाइम भी माना था कि ये सही है, उचित है, इसमें कुछ गलत नहीं है ना, आप डीपीएसपी को फुलफिल कर रहे हो, वेलफेयर स्टेट का पर्पज आप निभा रहे हो। इसी तरह से मतलब फिर फाइनली ऐसा बोला जाता है। तो इस तरीके से फ्री बीज को मतलब कि इतना ज़्यादा ध्यान देते हुए उसके लिए कमेटी बनाना और सब चीज़ें करना, तो एक तरह से ये इंडिया के ऊपर या फिर जो इकोनॉमिक फ्रीडम है एक तरह से स्टेट्स की, उसके ऊपर ये प्रहार है, एक तरह से हम बोल सकते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इकोनॉमिक जो फ्रीडम है उसके ऊपर ये इम्पैक्ट करेगा, ये प्रहार है वहाँ पे उनके ऊपर, उनकी इकोनॉमिक फ्रीडम के ऊपर। तो कुल मिला के राइटर यहाँ पे फ्री बीज को पॉजिटिव तरीके से लेता है, ठीक है, और फ्री बीज को पॉजिटिव लाइट के अंदर देखा जा रहा है यहाँ पे। और कुछ रीजन स्पेसिफिक स्टेप्स भी बताई है यहाँ पे राइटर ने। क्या बताया है कि जैसे काफ़ी रीजन स्पेसिफिक चीज़ें भी फ्री बीज भी चल रही हैं, सोशल वेलफेयर मेजर्स जैसे फ्री बीज बोलते हैं, में डिफर फ्रॉम स्टेट टू स्टेट और रीजन टू रीजन। जैसे राजस्थान के अंदर है ना, फॉर एग्जांपल ये राजस्थान का जो डेजर्ट रीजन है वहाँ पे इट कुड बी फ्री ड्रिंकिंग वाटर, है ना, ये ड्रिंकिंग वाटर फ्री प्रोवाइड करना एक फ्री भी हो सकती है। केरला की बात की जाए तो वहाँ पे हो सकता है कि फिजिकल इंसेंटिव दिया जाए कॉर्पोरेट और एंटरप्रेन्योर्स को टू बूस्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ये हो सकता है वहाँ पे फ्री भी। तमिलनाडु के अंदर देखा जाए तो एजुकेशन, मैरिज असिस्टेंस वगैरह ये प्रोवाइड किया जाए, तो अकॉर्डिंग टू इस पर्टिकुलर रीजन के बिहाफ पे फ्री बीज दी जा सकती है, जिन्हें कि सोशल वेलफेयर मेजर्स भी बोलते हैं। और वो किस तरह से वहाँ का जो लोकल एटमॉस्फेयर क्या है उससे वो चीज़ें गवर्न होती हैं, उसके हिसाब से वो चीज़ें दी जाती हैं, ठीक है। तो राइटर बता रहा है कि फ्री बीज गलत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट सीम्स टू हैव कंसिडर्ड इंडिया टू बी ए सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। तो ये बताना चाह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से शायद ये गलती हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट पूरी कंट्री को एक सिंगल यूनिट की तरह मान के चल रहे हैं, जो कि है नहीं हमारे यहाँ पे, ठीक है, बिना कंसिडर किए कि सोशियो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी कितनी ज़्यादा है हमारे कंट्री के अंदर। दिस स्टेप वुड नॉट ओनली बी काउंटर प्रोडक्टिव टू द इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द स्टेट, दोबारा वही लाइन दोहराते हैं ये, एंड ऑल्सो टू द आइडिया ऑफ इंडिया, ठीक है। आइडिया ऑफ इंडिया क्यों बोला इन्होंने, क्योंकि इंडिया को सुप्रीम कोर्ट ये बोल रहे हैं कि एक कंट्री में सब कुछ सब सेम लेके चल रहा है, जबकि इंडिया काफ़ी डाइवर्सिफाइड कंट्री है, इस चीज़ को भूल रहा है सुप्रीम कोर्ट, राइटर ये बोलना चाह रहा है, ठीक है। और फिर बताता है कि आर्टिकल 1 क्या बोलता है ना, ये है ना, ऑल्सो टू इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स एज हाईलाइटेड इन आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इस तरह से काफ़ी अच्छा आर्टिकल था, ये पूरा एडिटोरियल था जो हमने कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट एडिटोरियल को हम देखते हैं, द इनजस्टिस ऑफ एक्सेप्शनलिज्म। एक्सेप्शनल जो लिज्म है उसका इनजस्टिस क्या है, तो ये लाइन क्यों आई है, ठीक है, ये देखते हैं। इट इज़ द एक्सेप्शनलिज्म इन ग्रांटिंग द रिलीज ऑफ 11 इंडिविजुअल्स दैट लाइज एट द कोर। दोबारा जो बिल्किस बानो वाला केस है वही इस एडिटोरियल के अंदर डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पे बताया गया है कि 11 मैन हु वर सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट इन 2008 फॉर द गैंग रेप ऑफ बिल्किस बानो, जबकि वो प्रेग्नेंट थी, है ना, और उनकी फैमिली को मर्डर करने के लिए, है ना, उनको रिलीज कर दिया गया वीक फ्रॉम ए जेल इन गुजरात, वर रिलीज दिस वीक फ्रॉम ए जेल इन गुजरात। तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा सिविल जो राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस है सब चीज़ों के अंदर काफ़ी जगह अभी ये बात चल रही है और इसके खिलाफ आक्रोश भी है उनके अंदर, ठीक है। तो हुआ क्या था कि स्पेशल सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कोर्ट था जिन्होंने सेंटेंस दिया था लाइफ इम्प्रिजनमेंट का इन 2008 के अंदर, ठीक है। देयर रिलीज सीम्स अनजस्ट एंड द सब्सिक्वेंट सेलिब्रेशन ऑफ देयर रिलीज बाय सम इज रिवॉल्टिंग, ठीक है। तो ये बता रहे हैं राइटर इसमें कि ये कुछ गलत है इस तरह से सेलिब्रेशन किया जाना। वाइल द एप्लीकेबल लॉ इन द केस ऑन द फेस ऑफ इट सिम्स टू गिव द पावर टू गुजरात गवर्नमेंट टू रिलीज, हालांकि मतलब जो एप्लीकेबल लॉ वगैरह गुजरात गवर्नमेंट को रिलीज करते हैं क्योंकि प्रिजनम वगैरह सब है जो गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है, ठीक है। बट आगे बोलते हैं सीरियस क्वेश्चन अबाउट द लीगलिटी ऑफ द डिसीजन हैव इमर्ज, लेकिन कितनी लीगलिटी है इस डिसीजन के अंदर, इसके ऊपर सीरियस क्वेश्चन आ जाते हैं, उठ जाते हैं, ठीक है। आगे बताते हैं स्टेट गवर्नमेंट हैव लेड डाउन बिहेवियर एक्टिविटीज़ दैट कैन अर्न प्रिजनर से सर्टेन अमाउंट ऑफ डेज एज रिमिशन। तो स्टेट गवर्नमेंट ने लिस्टेड डाउन किया हुआ है कि भाई कौन कौन से ग्राउंड्स है जिसके बिहाफ पे उनको सर्टेन अमाउंट ऑफ रिविशन दिया जा सकता है। मान लो 10 साल की किसी को, जस्ट ए मिनट, मान लो 10 साल की किसी को सज़ा होती है और फिर यदि वो 2 साल का रिमिशन गेन कर लेता है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर 8 साल के बाद वो फ्री हो जाएगा, ये बताया जाता है। तो दिस सिस्टम इज एंसरिंड इन द प्रिजन एक्ट 1894 में ये लिखा हुआ है, ये सारा पूरा सिस्टम जो है वो, ठीक है, डेवलप्ड बाय द डिफरेंट स्टेट, अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग होते हैं रूल्स, है ना। हाउएवर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी इज क्लियर, सीआरपीसी हालांकि क्लियर है डेट लाइफ कन्विक्ट्स हैव नो लाइफ कन्विक्ट्स, जो लाइफ कन्विक्शन इनको मिलता है, हैव टू अंडरगो ए मिनिमम ऑफ 14 ईयर्स ऑफ एक्चुअल इम्प्रिजमेंट बिफोर दे कैन बी कंसिडर फॉर रिमिशन
है ना, या प्री मेच्योर रिलीज। लेकिन सीआरपीसी में साफ साफ बोला गया है इस चीज़ को कि 14 जिनको लाइफ इम्प्रिजमेंट होता है उनको पहले 14 साल की सज़ा काटनी होगी इस चीज़ को देखने से पहले कि रिमिशन उनको दिया जाए या प्री मेच्योर उनको रिलीज दिया जाए या ना दिया जाए। 14 ईयर्स की सज़ा तो उनको काटनी पड़ेगी, सीआरपीसी में लिखा हुआ है। ठीक है। ईच स्टेट हैज़ इट्स ऑन प्रोसीजर टू कंसिडर ईच एप्लीकेशन फॉर रिलीज। देर इज़ ए वेरी लिटिल ट्रांसपेरेंसी, है ना, कि मतलब हर कोई अपने अपने हिसाब से कंसिडर करता है एप्लीकेशन यदि आती है रिलीज करने की तो उसको बहुत कम ट्रांसपेरेंसी इसके अंदर है। बट इन दिस केस, लेकिन इस केस के अंदर द टर्म ऑफ इम्प्रिजमेंट ऑफ ऑल 11 मैन जो थे उनकी मोर देन 15 ईयर्स एंड 15 ईयर्स 15 साल से ज़्यादा थी, एंड देयर फॉर द कैलकुलेशन ऑफ 14 ईयर्स इज इरिलीवेंट। इसलिए 14 ईयर्स की कैलकुलेशन ही इरिलीवेंट हो जाती है, राइटर ये बोलना चाह रहे हैं। ठीक है। फिर बाद में आगे बोलते हैं कि ये जो रिमिशन है वो कोई राइट नहीं है, दिस इज नॉट ए राइट एक्चुअली, है ना, ऐसा नहीं है। तो इसमें के बारे में बताते हैं। रिमिशन इज बॉर्न आउट ऑफ द सेंट्रल ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिजनर टू ऑपरेट एज रिफॉर्मिस्ट एंड रिहेबिलिटिव स्पेस। मतलब रिमिशन का जो पर्पज होता है वो कहाँ से निकल के आ रहा है कि जो आपका प्रिजनर है उसको रिफॉर्म करना है, उसको रिफॉर्म हो सकता है उसके अंदर तो वो पॉसिबल हो सकता है, तो उसको रिमिशन देना है या उसका रिहेबिलिट करने के लिए देना है। तो सुप्रीम कोर्ट हैज़ रिकॉग्नाइज रिमिशन एज एन इनहेरेंट पार्ट ऑफ द प्रिजनर्स राइट टू लाइफ। ठीक है, ओके। कॉन्ट्रेरी टू द पॉपुलर कंसेप्शन, रिमिशन इज ए प्रिविलेज एक्सटेंडेड टू द कॉन्फ्लिक्ट बाय द स्टेट। ओके, तो मैं थोड़ा पहले गलत बोल गया हूँ, तो एक्चुअली में यहाँ पे ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि ये कोई प्रिविलेज नहीं है। पहले मैंने गलत बोल दी थी एक लाइन कि रिमिशन जो है वो राइट है ना, वो राइट नहीं है ना, तो वो नहीं है, ये एक राइट है बट ये एक प्रिविलेज नहीं है। दोबारा सुनो इस लाइन को। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ रिकॉग्नाइज रिमिशन एज एन इनहेरेंट पार्ट ऑफ ए प्रिजनर्स राइट टू लाइफ। बिल्कुल ठीक है ना, जो रिमिशन है वो इनहेरेंट पार्ट ऑफ ए प्रिजनर्स राइट टू लाइफ है। कॉन्ट्रेरी टू पॉपुलर कंसेप्शन, लेकिन लोगों में कंसेप्शन क्या है पॉपुलरली, रिमिशन इज ए राइट एंड नॉट ए प्रिविलेज एक्सटेंडेड टू द कन्विक्ट बाय द स्टेट। मतलब कि जो रिमिशन है आपका वो एक राइट है, ये कोई प्रिविलेज नहीं है जो कि एक्सटेंड किया जाता है ना, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको थोड़ा। फिर हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो इसमें फिर बात आगे जाके यही बोली गई है कि प्रोपोर्शनलिटी की बात की गई है, रेशनलिटी की बात की गई है, और बोला गया है कि हीनियस क्राइम वगैरह जो हमने पहले भी बात कर ली है, क्या उसके अंदर ये जस्टिफाइड है इस तरीके से रिमिशन वगैरह प्रोवाइड किया जाना, है ना, ऑन किस ग्राउंड के ऊपर किया जा रहा है, क्या कितनी ट्रांसपेरेंसी इसके अंदर है, उन सभी चीज़ों की बात यहाँ पे हुई है। ठीक है, तो ये हमने ख़त्म कर लिया है आज का पूरा डीएनए, और इसी तरीके के डीएनए के साथ हम आगे भी मिलते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, मेरे को सुनने के लिए धन्यवाद।